हाय फ्रेंड, अब हम लोगों को वक्त त्रिज्या गोलीय दर्पण की कांच के जिस गोली को खोखले के कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्त त्रिज्या कहते हैं। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब जिन प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब सामान्यतः अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिबिंब उल्टे प्राप्त होते हैं। आभासी प्रतिबिंब जिन प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे आभासी प्रतिबिंब सामान्यतः अवतल लेंस द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा समतल दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये प्रतिबिंब सीधे बनते प्राप्त नहीं होते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश किरणों के परिवर्तन का नियम। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब उस बिंदु पर बनता है जहाँ से कम परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं या काटते हुए प्रतीत होती हैं। गोलीय दर्पण से परावर्तन के मुख्य नियम कुछ इस प्रकार हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन पश्चात प्रथम उसके फोकस से होकर गुजरती है। ऐसी दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित किरण, ये लाल अक्षर का प्रिंट है, यह उत्तल दर्पण है, ये फोकस दूरी है। अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित किरण या मुख्य अक्ष की ओर आने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन पश्चात फोकस से होकर जाती है। ठीक है, यह प्रतीक होती है। दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तित होने के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट आ जाती है। ठीक, ये जैसे ये मान लो अवतल दर्पण है FPC, ये आई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट गई। प्रकाश की किरण जो दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है मुख्य अक्ष के साथ वही कोण बनाती हुई वापस परिवर्तित हो जाती है। अवतल दर्पण द्वारा अलग अलग स्थितियों में रखे वस्तु का प्रतिबिंब आकर उपस्थित है। वस्तु की स्थिति दर्पण ध्रुव उसके बीच दर्पण के पीछे बड़ा आभासी सीधा फोकस पर अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब। अत्यधिक बड़ा अवयव उल्टा फोकस हुआ वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बाहर बड़ा वास्तविक उल्टा। ठीक, फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य, वक्रता केंद्र के बाहर बड़ा वास्तविक उल्टा। वक्रता केंद्र पर तो वक्रता केंद्र पर बनेगा वास्तविक के बराबर वास्तविक उल्टा। वक्रता केंद्र के बाहर फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य छोटा वास्तविक उल्टा। अनंत पर तो फोकस पर अत्यधिक बड़ा छोटा वास्तविक उल्टा। अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग टॉर्च हेडलाइटों वाहनों की हेडलाइटों से प्रकाश का करने के लिए प्रवर्तक के रूप में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देख लिया हजामत बनाने के लिए। ठीक, छोड़ दो। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब अलग अलग स्थिति में रखे वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर दर्पण के फोकस पीछे फोकस पर अत्यधिक छोटा आभासी एवं सीधा ध्रुव तथा अनंत के मध्य
ध्रुव तथा अनंत के मध्य दर्पण के पीछे फोकस एवं ध्रुव के मध्य छोटा आभासी सीधा। अब उत्तल दर्पण के उपयोग। दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग दर्पण के पास पीछे आ रहे मानव को देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब पर आते हैं। साथ ही में उत्तल दर्पण तुलना में गाड़ी को अपने पीछे के बड़े चित्रों को भी दिखाते हैं। दर्पण से दूरियां नापने की चिन्ह परपाटी प्रकाश में दर्पण की वस्तुओं की दूरी u, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v, फोकस की दूरी f आदि को उचित चिन्ह देते हैं। इसके निर्देशांक ज्यामिति की परपाटी अपनी जाती है जो कुछ इस प्रकार है। दर्पण पर प्रकाश किरणें हमेशा बाएं ओर डाली जाती है। x अक्ष मान लो ये दर्पण, यहाँ पर वस्तु रखी जाती है तो u माइनस का होगा। ठीक है। समस्त दूरियों दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती है। तीसरा, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। आपतित किरणों के पर विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक के साथ ली जाती हैं। वस्तु और तथा प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती है। जो आप लोग देख सकते हैं, ये अवतल दर्पण है। ठीक है। ये आपका अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। इस पे भी u माइनस का, इस पे भी u माइनस का। यहाँ प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ बनता है वास्तविक, v माइनस का हो गया इसमें, और इसमें प्रतिबिंब हमेशा यही बनता है तो v प्लस का हो गया। ठीक। फोकस दूरी यहीं पे तो होगी, तो फोकस दूरी यहाँ पर भी है। ठीक है। इस नियम अनुसार अवतल दर्पण की दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की दूरी धनात्मक होती है। दर्पण सूत्र तथा दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन। दर्पण सूत्र के द्वारा दर्पणों के ध्रुवों से वस्तु की दूरी, दर्पण के ध्रुव से ही प्रतिबिंब की दूरी एवं दर्पण की फोकस की दूरी एवं फोकस के मध्य संबंध 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। मतलब ये रेखीय आवर्धन। दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई का अनुपात थी। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई का अनुपात वस्तु का रैखिक आवर्धन कहलाता है। अर्थात आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई m बराबर h डैश बचे h माइनस v बटे u, जहाँ m आवर्धन है, h प्रतिबिंब की ऊंचाई है, h डैश बटे h वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन में मानक ऋणात्मक बताता है, प्रतिबिंब वास्तविक है तथा आवर्धन धनात्मक बताता है, प्रतिबिंब आभासी है। यूपी बोर्ड क्लासेस साइंस 10 पार्ट सेट। प्रश्न 1, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता है जिसके कारण वह वस्तु अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूर को रेटिना पर फोकसित कर लेती है। नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। या फोकस दूरी घटाने या बढ़ाने की घटना को समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक।
दूसरा क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधित लेंस कौन सा होगा? यह निकट दृष्टि दोष होगा। अगर निकट दृष्टि दोष तो है ही, जिसे दूर करने के लिए उचित क्षमता का लेंस उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए बिंदु तथा निकट बिंदु के लिए मानव नेत्र की समानता दृष्टि के लिए 25 सेंटीमीटर और अधिकतम के लिए अनंत। ठीक है। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पाठ पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसे इस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। यह विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। संशोधित करने के लिए उच्च क्षमता वाले अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, जो कि अपसारी होता है। अपसारी का मतलब करोड़ों को फैलाना। ठीक है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर उसकी ऐसा हो पाने के कारण जल दृष्टि दोष समंजन क्षमता निकट दृष्टि दोष होता है। समंजन क्षमता मानव नेत्र जिसे भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है दृष्टपटल यानी रेटिना पर। सामान्य दृष्टि की होती है 25 सेंटीमीटर, ये वाली, ये वाली, ये वाली। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पश्चामी विधि द्वारा। किसी व्यक्ति को अपनी दूर दृष्टि की दोष से संशोधित करने के लिए 5.5 के डायोप्टर क्षमता के लिए लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट दृष्टि को दोष के संशोधित करने के लिए उसे 1 डायोप्टर क्षमता की आवश्यकता संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या है? दूर दृष्टि दोष के लिए निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष के लिए देखिए P1 बराबर 5.5, जिससे फोकस दूरी f0.f1, निकट दृष्टि दोष के लिए f2 ये निकले। एक रख दिया। ठीक है। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूर पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति क्षमता बताइए। निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति U बराबर अनंत 80 सेंटीमीटर आंखों से देखो तो V का मान चश्मे पहन कर देखो तो V का मान होता है। ठीक है। बगैर चश्मे के 80 देख रहा है फोकस दूरी करने के लिए, ताकि अनंत दूरी पर स्थित वस्तु का भी 80 सेंटीमीटर में बन जाए। इसका उत्तर होगा 80 सेंटीमीटर 1.1 डायोप्टर। ठीक। अतः इस दोष को संशोधित करने के लिए 1.25 डायोप्टर वाट क्षमता वाला एक अवतल लेंस चाहिए। चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 सेंटीमीटर। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी? यह लेंस यह मान लीजिए कि हवा निकट दृष्टि 25 सेंटीमीटर है। उत्तर हम जानते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र लेंस की वस्तु को इस पर देख लेता है
लेकिन नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं पाता। इसके निवारण लिए उचित क्षमता का उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। पास से आने वाली प्रकाश किरण रेटिना पर फोकस होकर यह उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर पर दूर रखी वस्तु एन का एन आभासी प्रतिबिंब बना देती है। अब पीड़ित आँख से एन बिंदु आने वाली प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकस कर लेता है। यहाँ आप लोग चित्र में देख सकते हैं U बराबर -25 सेंटीमीटर दिया है, y बराबर -1 मीटर। स्वामी दीर्घ दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति और दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से सकट रखी वस्तु को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाता? पश्चामी पेशियां सिलियरी मांसपेशियां अभिनेत्र से लेंस की फोकस दूरी को एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं कर पाती है। इसलिए सामान्य नेत्र भी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से कम पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। तो फिर देख ली पश्चामी व सिलियरी मांसपेशियां अभिनेत्र का फोकस दूरी को एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं पर कर पाती है। इसलिए सामान्य नेत्र भी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आज के लिए इतना ही काफी है।